नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजलक्ष्मी यहाँ पर अब अपने कमरे में आने के बाद अब ओमकार के पापा को कॉल लगाती है। राजलक्ष्मी जब सरवन अंकल को कॉल लगाती है तो अब जब उसने वहाँ पर एक बार कॉल लगाया, लेकिन ओमकार के पापा ने फोन नहीं उठाया। एक बार कॉल का जवाब न मिलने पर राजलक्ष्मी अब एक बार फिर से उस नंबर को फिर से डायल कर देती है। एक बार फिर से एक लंबी रिंग के बाद अब जब किसी ने भी फोन नहीं उठाया तो राजलक्ष्मी अब अपने फोन को बेड पर रखकर शावर लेने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो अभी बहुत ही थकी हुई थी और उसके बाद उसे नीचे डिनर के लिए भी जाना था, इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अब तक मनाली में मिस्टर कमल डोगरा, जो कुणाल के पिताजी थे, अपने ही रूम में चक्कर काट रहे थे। उन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह से उसे अनिकरण फार्मेसी को अपने नाम करवा दें। वो जानते थे कि अनिका को वो पैसों से नहीं खरीद सकते थे, उनका कोई और ही प्लान बनाना होगा जिससे वो इस अनिकरण फार्मेसी को अपने नाम करा सकते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थे कि अनिका के पास पैसों की कोई कमी तो थी ही नहीं, जिसके लालच में आकर वो उस कंपनी को उन्हें बेच देती। इसलिए अब उसे कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे कि वो कंपनी मिस्टर कमल डोगरा की हो जाए और अनिका को उन पर किसी भी तरह का शक भी ना हो। मिस्टर कमल डोगरा अभी यही सोच रहे थे कि आज वो अनिकरण फार्मेसी में जाएंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी को अपने नाम कैसे करवा सकते हैं। वो इसकी पूरी ही प्रोसेस के बारे में एक बार जाकर देखेंगे। मिस्टर करण डोगरा अभी यही सोच रहे थे कि इस लॉस मेकिंग कंपनी में सर जी ने पता नहीं अपने इतने साल वेस्ट क्यों कर दिए हैं। अरे कितने ही सालों की बात हो गई है जब कनिका की शादी मेरे बेटे कुणाल के साथ हुई थी। उन बातों को भी कितने ही साल हो गए हैं, लगभग 12 से 13 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इतने सालों के बाद भी हम आज तक उस कंपनी को नहीं ले पाए, क्योंकि जब मेरे बेटे की शादी अनिका से हो रही थी तब मैंने सोचा था कि अब तो ये कंपनी हमारे नाम हो ही जाएगी, लेकिन मेरे नालायक बेटे की वजह से वो भी हाथ से निकल गई। यही सब सोचते हुए ही अब मिस्टर कमल डोगरा अपने घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी को अनिकरण फार्मेसी की तरफ ले जाने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अब तक गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी अब तक शावर लेकर वापस से अपने कमरे के अंदर आ गई थी और आते ही अब वो सबसे पहले अपना फोन फिर से चेक करती हैं कि कहीं जब वो शावर लेने के लिए गई तो सरवन अंकल ने उन्हें कॉल बैक तो नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसी का फोन भी नहीं आया हुआ था तो अब वो अपने बालों को सुखाने में लग जाती है। अपने बालों को कुछ देर सुखाने के बाद जब राजलक्ष्मी अपने रूम से निकल ही रही थी तभी उसका फोन अब बजने लगता है। राजलक्ष्मी ने जब अपने फोन की स्क्रीन को देखा तो ये फोन किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर सरवन गुलेरिया का ही फोन आ रहा था, यानी कि ओमकार के पापा का। राजलक्ष्मी ने अब उसे उस फोन को उठाते हुए कहा कि मुझे आपको कुछ बताना है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब सरवन गुलेरिया कहते हैं, हाँ बेटा बताओ ना, क्या बात है, क्या बात करनी है आपको, क्या उस रिपोर्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हो। ओमकार के पापा की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके फोन की बैटरी तो एकदम से ही डाउन हो गई है और उसका फोन भी अब स्विच ऑफ हो गया था। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाई, उससे पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अपने फोन को ऐसे देखकर अब राजलक्ष्मी बड़ी ही इरिटेट होती है। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आता है कि उसने इस बैटरी को पहले क्यों नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से तो अब मेरी उनसे बात हो रही थी, इसलिए अब वो जल्दी से जाकर अब अपने फोन को अब चार्जिंग पर लगा देती है। और वो अब फोन को चार्जिंग पर लगाने के बाद यही सोचती है कि वो पहले खाना खा ले, उसके बाद ही वो आके वो ओमकार के पापा के साथ बात करेगी। यही सोचते हुए ही राजलक्ष्मी अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अब तक ओमकार आज पूरी तरह से तैयार होकर बाहर जा ही रहा था तो उसे देखते हुए अब राजलक्ष्मी ने कहा,
क्या बात है ओमकार, बड़े ही हैंडसम लग रहे हो। क्योंकि जब राजलक्ष्मी अपने कमरे से उतर रही थी तो साथ के साथ ओमकार भी उनके साथ ही उतर रहा था। तब राजलक्ष्मी की नजर ओमकार पर गई, जिसे देखकर आज उसे कुछ अलग, ओमकार के अंदर कुछ अलग ही नजर आ रहा था। इसलिए अब वो अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई और अब उसने सीधे सीधे ही कह दिया कि आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब ओमकार थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। वो था शर्माते हुए कहता है, क्या भाभी आप बिना, मैं तो हमेशा से ही देखो ना हैंडसम ही हूँ। ये सुनते ही तो अब राजलक्ष्मी कहती है, वैसे हाँ हैंडसम तो हो, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा ज्यादा लग रहे हो। वैसे बताया नहीं तुमने कि तुम कहाँ जा रहे हो इतना सज धज कर। ये सुनते ही तो अब ओमकार ने कहा कि बस कुछ नहीं, वो प्रीति के साथ में बाहर डिनर करने का प्लान बनाया है, इसलिए मैं बस प्रीति के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जाऊँ? ओमकार की इस बात पर अब राजलक्ष्मी उसे एक टपली मारते हुए कहती है, हाँ जाओ, वैसे भी मैंने तुम्हें कहाँ रोका है। वैसे अगर इतनी ही जल्दी है तो क्या करें, लेकिन हाँ मेरे पास एक और आइडिया है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी लगी है तो क्यों ना करण अंकल से कहकर प्रीति को परमानेंटली ही हम गुलेरिया हाउस में ही बुलवा दें। फिर शायद तुम्हें इस तरह से सज धज कर भी नहीं जाना होगा और हमारे जैसी भाभियां तुम्हें रोकेंगी भी नहीं। ओमकार जानता था कि उसकी भाभी उसे चिढ़ा रही थी, इसलिए वो बिना कोई भी जवाब दिए वहां से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ राजलक्ष्मी ओमकार को अब ऐसे चुपचाप जाते हुए देखकर अब मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे भी ओमकार को खिजाना इस तरह से अच्छा लग रहा था। यहाँ राजलक्ष्मी भी अब ओमकार के जाने के बाद कुछ पल उसे जाता हुआ देखती है, फिर अब वो भी हॉल में आ जाती है। राजलक्ष्मी अब सामने डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही थी। श्रेया और नंदिनी भाभी को श्रेया अब नंदिनी को देखती है तो वो उनके पास जाकर अब कहती है, मैं भी आप दोनों की मदद कर देती हूँ। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब नंदिनी कहती है, तुम आराम करो, और वैसे भी अभी तुम हॉस्पिटल से आई हो, थक गई होगी। नंदिनी की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, कितना टाइम हो गया है ना, हम सब ने मिलकर टाइम स्पेंड नहीं किया है। मैं तो अपने इस हॉस्पिटल की लाइफ में ही इतनी बिजी हो गई हूँ कि चाहकर भी किसी के लिए भी समय नहीं निकाल पा रही। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है, हाँ अगर ऐसी बात है तो हो जाए, आज डिनर के बाद हम तीनों ही किसी कॉफी पार्टी के लिए चलेंगे बाहर, इस बहाने बाहर कॉफी भी पी के आ जाएंगे। श्रेया की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम श्वेता, प्रीति और मुक्ता को भी बुला लें, थोड़ी ही गपशप भी कर लेंगे और एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है हमें उसका भी पता चल जाएगा कि सबकी लाइफ ठीक चल रही है या नहीं। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब नंदिनी उसे रोकते हुए कहती है कि प्लान तो सच में बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज आपका प्लान वर्क नहीं कर पाएगा। अब नंदिनी की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी हैरानी से नंदिनी की तरफ देखती है कि आखिर वो ऐसे क्यों कह रही है। तब राजलक्ष्मी पूछती है, क्यों भाभी क्या हुआ है, क्यों आज प्लान काम क्यों नहीं करेगा? राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब नंदिनी कहती है, क्योंकि आज तीनों ही अपने पार्टनर के साथ डिनर पर गई हुई हैं, इसलिए जब वो अपने पार्टनर के साथ गई हुई हैं तो वो हमारे साथ क्यों ही आएगी। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी और श्रेया दोनों ही अब हैरानी से नंदिनी को ही देखती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर नंदिनी को इन सब के बारे में कैसे पता था, और अब वो दोनों ही बड़ी ही हैरानी से अब एक साथ ही नंदिनी से पूछती हैं, क्या आपको कैसे पता चला इस बारे में? दोनों को इस तरह से हैरान देखकर और उनके दोनों के ही सवाल को एक जैसा सुनकर अब नंदिनी जवाब देते हुए कहती है, श्वेता से आज सुबह ही मेरी बात हुई थी तो मुझे ये सब पता चला। और रही बात इन दो कपल्स की, तो जाहिर सी बात है, ये तो जग जाहिर है कि ये चारों ने भी एक साथ ही कहीं प्लान बनाया ही होगा, क्योंकि इधर से अगर ओमकार प्रीति को लेकर जा रहा है तो उधर दूसरी तरफ से शनि और मुक्ता भी साथ में ही जा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये जा रहे हैं और वो ना जाएं। ये सुनते ही तो तीनों ही अब एकदम जोर से हंसने लग जाती हैं। श्रेया नंदिनी से कहती है, भाभी सिद्धार्थ भैया कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनते ही अब नंदिनी कहती है, आज उनकी कोई जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो भी आज खाना बाहर ही खा कर आएंगे, इसलिए बस अब यहाँ पर हम ही हैं अकेले। जब श्रेया ने ये सुना तो उन्हें अब पिंकी और यश को आवाज लगानी शुरू कर देती और वो कहती है, बच्चों जल्दी से आ जाओ, आप दोनों यहाँ आइए, खाना तैयार है।
यहाँ पर अब सब डिनर कर ही रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अब तक पेरिस में अनिका भी उस बुक को पढ़ने में ही इतना बिजी हो गई थी कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ था, क्योंकि अनिका बस अब इस बुक को जल्द से जल्द पढ़ लेना चाहती थी, क्योंकि उसे इतना तो पूरी तरह से पता था कि अगर किंग ने उसे ये बुक दी है तो उसका जरूर कोई खास मोटिव होगा। इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द इस काम को निपटाना चाहती थी। उसके बाद उसे शायद फिर इसको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलने वाला था कि तभी अब अनिका के कानों में उसके रूम के दरवाजे के नॉक होने की आवाज आती है। जब अनिका अपनी बुक को पढ़ने से उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है तो अब वो अपनी बुक को एक साइड टेबल पर रख देती है और अब वो दरवाजे को खोलने के लिए उठती है। जैसे ही अब वो अपने बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है तो सामने अपने बच्चों को हड़बड़ाया हुआ देखकर वो एकदम से ही हैरान हो जाती है और कहती है, क्या हुआ है, तुम लोग इतना हाफ क्यों रहे हो। अनिका के इस सवाल पर अब आर्यन जल्दी से अपनी मम्मा का हाथ पकड़ता है और वो अपनी मम्मा को देखकर कहता है, मम्मा अभी के अभी जल्दी चलिए मम्मा, देखिए ना दादी माँ को क्या हो गया है, मुझे लगता है उन्हें कुछ हो गया है। आर्यन की बात को सुनकर तो अब अनिका एक कहती है कि ठीक है जल्दी चलो, क्योंकि आयशा मारवा की का नाम सुनते ही अब अनिका भी एकदम से ही हड़बड़ाने लग जाती है। वो घबरा जाती है कि आखिर अब आयशा माँ को क्या हुआ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका को तो रोहित के जिंदा होने के बारे में पता था, लेकिन आयशा माँ पर क्या बीत रही होगी जिसे ये पता चले कि उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई है। अनिका भी यही सुनते ही अब आर्यन और बच्चों के साथ अब उसके कमरे की तरफ चली जाती है। इधर अनिका बच्चों को कहती है कि जल्दी चलो। अनिका की ये बात सुनते ही अब वो चारों ही अब एलिवेटर से 3rd फ्लोर की तरफ भागने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पहुंचने के बाद अब वो सभी जब आयशा मारवा के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि आयशा मारवा को एक बार फिर से अब एक पैनिक अटैक आया हुआ था। ये पैनिक अटैक बिल्कुल पहले जैसा ही था। वो बार बार बस यही कह रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को मिली है, मेरे बच्चे को मिली है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे मेरे बेटे के पास आना ही नहीं चाहिए था। ये खुशियाँ बस मेरे लिए कुछ पलों की ही थी, लेकिन देखो ना, जहाँ मैंने इतने सालों तक अपने बेटे के साथ नहीं रही, अगर माँ आगे भी नहीं रहती तो एटलीस्ट मेरा बच्चा बचा रहता। यहाँ अब कविन आलिशा भी अब आयशा मारवा को ही संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब बच्चों भागते हुए अनिका के पास जा रहे थे तब वो रास्ते में कविन आलिशा से टकरा गए थे। तब कविन आलिशा ने बच्चों से भागने की वजह पूछी कि वो इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हैं। तब अलेक्जेंडर ने कविन आलिशा को बता दिया था कि आंटी हमारी दादी की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए हम मम्मा को बुलाने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर कविन आलिशा भी अनिका और बच्चों से पहले ही यहाँ पर आयशा मारवा के कमरे में आ गई थी, इसलिए वो भी अब उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कविन आलिशा कह रही थी, आंटी सब ठीक है, प्लीज संभालिए खुद को, अगर आप ही ऐसे करेगी तो फिर कैसे चलेगा। अब तक अनिका भी अब अपनी आयशा माँ के पास पहुंच गई थी और अब वो सामने खड़े हुए करण गुलेरिया से कहती है, पापा आपके पास वो मेडिसिन है अभी, वो जो एंटी डिप्रेसिंग पिल है। निका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मैं बस अभी लेकर आया हूँ। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, आप प्लीज उसे जल्दी से लेकर आ जाइए। अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी अब जल्दी से आयशा मारवा के कमरे में से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ अनिका आयशा मारवा को संभालने की ही कोशिश कर रही थी। तीनों बच्चे अपनी दादी को ऐसे देखकर बहुत ही परेशान हो रहे थे, क्योंकि तीनों ही बच्चों को अपनी दादी की बहुत ही चिंता हो रही थी। वो एक बार अपनी दादी की तरफ देख रहे थे तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। तीनों ही बच्चों ने अब एक दूसरे का हाथ बड़े ही कसकर पकड़ा हुआ था। अब तक करण गुलेरिया भी जल्दी से उस टैबलेट को लेकर आयशा मारवा के कमरे में आ गए थे। वो अब जल्दी से उस बोतल में से एक गोली अनिका को निकाल कर दे देते हैं। अनिका भी अब कविन आलिशा से कहती हैं कि आपके पास जो पानी का जार रखा है, प्लीज आप उसमें से थोड़ा सा पानी गिलास में डालकर मुझे दे दीजिए, क्योंकि कविन आलिशा वहां पर पानी के जग के पास ही खड़ी थी। अनिका की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा भी जल्दी से एक गिलास में पानी डालती है और उस गिलास में पानी डालने के बाद वो अब उस गिलास को अनिका की तरफ बढ़ा देती है।
यहाँ सावित्री को आयशा की बहुत ही चिंता हो रही थी। सावित्री से भी अब आयशा मारवा की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि सावित्री ने इतने सालों से आयशा मारवा की सेवा जो की थी, और आयशा मारवा कौन थी ये वो अच्छी तरह से जानती थी। उससे पहले ही किंग उसने सावित्री ने भी सबसे पहले किंग को इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पर आयशा मारवा की क्या हालत हो रही है रोहित की मौत की खबर को सुनकर। यहाँ अब तक अनिका आयशा मारवा को वो दवाई दे चुकी थी जिसे कुछ ही देर में अब आयशा मारवा का दिमाग अब कुछ पल के लिए शांत हो गया था, और अब वो अपने उस पैनिक अटैक से बाहर निकलकर अब एक गहरी नींद में चली गई थी। लेकिन उसकी आंखें अभी भी ऐसे ही फड़फड़ा रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी नींद में भी निकलते ही जा रहे थे, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनिका ने कविनालिशा से कहा कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त यहाँ से जाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बस आप आज के लिए यहाँ पर रुक जाइए। सुबह होते ही मैं आपको यहाँ से आपके राजमहल में सुरक्षित पहुँचा दूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज आपको यहीं पर ही रुकना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ है वो ठीक नहीं था। इसलिए अभी के लिए आपकी सेफ्टी के लिए प्लीज आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए। अगर मिस्टर मारवा यहाँ पर होते तो वो भी आपको यही कहते। अनिका की ये रिक्वेस्ट सुनकर अब कविनालिशा भी मान जाती है। वो अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि शायद अनिका को इस वक्त मदद की जरूरत हो सकती है, इसलिए उसे अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और वैसे भी अनिका के ऊपर क्या बीत रही होगी वो इमेजिन अच्छी तरह से कर सकती थी। कविनालिशा उसका अंदाजा साफ साफ लगा सकती थी। यहाँ अनिका जानती थी कि अगर यहाँ पर कविनालिशा रहेगी तो वो उनके ऊपर इस पैलेस को छोड़कर जा सकती हैं, क्योंकि कविनालिशा एक अच्छी फाइटर थी, और कविनालिशा अच्छी फाइटर होने की वजह से वो यहाँ पर महल को अच्छी तरह से संभाल सकती थी, और अनिका यहाँ से बाहर जा सकती थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि इस समय पर मयूर और अब्दुल की क्या हालत थी, और उन्हें सिक्योरिटी गार्डों की भी। इसलिए वैसे भी अब अनिका जानती थी कि इस वक्त पैलेस में उसके पापा हैं, सावित्री हैं, यहाँ तक कि मयूर भी हैं, और कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी हैं। लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि दुश्मनों की ताकत का अंदाजा तो अब अनिका को भी हो गया था कि उसके दुश्मन दिन प्रतिदिन ही कितने ताकतवर होते जा रहे हैं। वो यहाँ पर अगर उन्हें इस लोकेशन का पता चल जाता है कि तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके एब्सेंस में वो यहाँ पर इस पैलेस पर अटैक कर दें। और अगर उन्होंने यहाँ पर केमिकल अटैक भी कर दिया तो यहाँ पर जो नौरैनी भी हैं जो वो सब संभाल लेंगे। अनिका अब अपने ख्यालों में ही थी कि उसे अब रिया की आवाज आती है। वो अब अपनी मम्मा से कहती है, आप टेंशन मत लीजिए मम्मा, हम यहाँ पर दादी माँ के साथ हैं, हम उनका ख्याल रख लेंगे अपनी लिटिल एंजल की। ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अपने बच्चों के पास आकर कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे सच में इतने स्ट्रोंग हैं। मुझे तो अपने बच्चों को देखकर आज पता चला कि वो तो सबसे ज्यादा ही स्ट्रोंग है। आप तीनों ने ही तो हम बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इतने मुश्किल समय में भी आप तीनों किस तरह से एक पत्थर की तरह अपनी मम्मा के साथ, एक चट्टान की तरह अपनी मम्मा के साथ खड़े हुए हैं। ये कहते हुए अब करण गुलेरिया तीनों ही बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया साफ साफ देख पा रहे थे कि बच्चों को भी अब अच्छी तरह से पता था कि उसके पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रोने पीटने की बजाय वो अपनी मम्मा को संभालने की, अपनी मम्मा का साथ देने की बात कर रहे थे। इसलिए अब वो तीनों को गले लगाते हैं, और अब वो तीनों से ही गले लगाते हुए कहते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तीनों बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग और एक दूसरे का साथ इस तरह से खड़े देखकर अब वो उस रूम में मौजूद सभी ही लोगों के चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आ गई थी, क्योंकि सभी के सभी वहां पर खड़े साफ साफ देख पा रहे थे कि बच्चे कितने स्ट्रांगली इस सिचुएशन से डील कर रहे थे। आकाश गुलेरिया भी अब कविनालिशा से कहता है कि क्या आप थोड़ा मेरे साथ आएंगी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आकाश गुलेरिया की इस रिक्वेस्ट पर अब कविनालिशा भी कहती है, ठीक है, हम बस थोड़ी ही देर में चलते हैं। यहाँ करण गुलेरिया भी अब अनिका से के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना। करण गुलेरिया को यहाँ पर अभी भी अनिका की ही चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से अनिका को रोहित के बारे में पता चला था तब से अनिका की आंखों से न तो आंसू निकलते हुए किसी ने दिखाई दिए थे, और न ही अनिका के बिहेव में कोई चेंज आया था। अनिका नॉर्मली ही वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे वो नॉर्मली दिनों में होती थी। इसलिए करण गुलेरिया को अनिका की
अनिका के बारे में बड़ी ही हैरानी हो रही थी, क्योंकि करण गुलेरिया अब अपने उन्हीं ख्यालों में चले जाते हैं कि जब श्रेया को आकाश की मौत के बारे में पता चला था तो श्रेया का क्या हाल हुआ था। हालांकि उस समय श्रेया ने भी बड़े ही हिम्मत करके आकाश के दाह संस्कार तक का सारा काम किया था, लेकिन बाहर से इतनी स्ट्रांगली होते हुए भी फिर श्रेया अंदर ही अंदर मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ उस समय अनिका की याददाश्त समय से आ गई थी तो श्रेया उस समय संभल गई थी, लेकिन यहाँ पर अब श्रेया की उसी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए अब करण गुलेरिया को अनिका की चिंता होती है कि कहीं अनिका के साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो रहा हो कि वो बाहर से हम सबको स्ट्रांगली होने का दिखावा कर रही हो और अंदर ही अंदर वो टूट रही हो। क्योंकि ये कोई इतनी छोटी बात नहीं थी कि अनिका ऐसी बात पर भी वो इतना नॉर्मली बिहेव कर रही थी। यहाँ पर करण गुलेरिया की चिंता जायज थी, लेकिन अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया की आंखें एकदम से ही नम हो गई थी, क्योंकि उसे अब अपनी बेटी की बहुत ही चिंता हो रही थी कि सच में वो अंदर से कैसा फील कर रही होगी। उन्हें तो अभी भी यही लग रहा था कि उनकी बेटी को रोहित की मौत का शौक लगा है, क्योंकि उसकी बेटी की अभी भी नॉर्मली ही बिहेव कर रही है। करण गुलेरिया अब ये कभी भी नहीं चाहते थे कि जो जिंदगी उन्होंने जी है वो उनकी बेटी भी जिए, क्योंकि करण गुलेरिया ने स्वाति मल्होत्रा के बिना अपनी पूरी ही जिंदगी को निकाल दिया था और उसकी जगह पर वो किसी और को भी नहीं लेकर आप आए थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह से अपने पार्टनर के बिना उन्होंने अपनी लाइफ गुजार दी थी उसकी बेटी के सब भी ऐसी ही लाइफ जिए। करण गुलेरिया ने भी अपनी जिंदगी बिना प्यार के जी है और अब वो ऐसे ही जिंदगी अपनी बेटी के लिए इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। अपने पापा को अब ऐसे देखकर अब अनिका उनसे कहती है, पापा चिंता मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ। और हाँ, इस वक्त मैं भी एक गहरी नींद में यहाँ पर आयशा माँ भी गहरी नींद में सो रही हैं। इस वक्त हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। अनिका की ये बात सुनकर अब सावित्री भी कहती है, आप सब जाइए, मैं यहाँ पर हूँ आयशा मैडम का ख्याल रखने के लिए। सावित्री की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, हम भी यहाँ दादी माँ के ही साथ रहेंगे क्योंकि हम दादी माँ को ऐसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहते हुए ही रिया अब जल्दी से अपनी दादी के बेड पर जाकर उनके बगल में ही बैठ जाती है और यहाँ आर्यन और अलेक्जेंडर भी अपनी दादी के ही पास बेड पर बैठ जाते हैं। अब तक सभी आयशा मारवा के रूम से बाकी के लोग बाहर निकलकर अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ कविनालिशा और आकाश गुलेरिया आंखों में अब कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले आकाश गुलेरिया ने कविनालिशा से कुछ बात करने के लिए बोला था। इसलिए अब वो दोनों ही वहां से चलने के लिए इशारा करते हैं। यहाँ अनिका भी अब तक एलिवेटर से अपने रूम में आ जाती है। अनिका अब जल्दी से अपने कबर्ड से अपने ब्लैक कैट की आउटफिट को निकालती है और फिर उसे चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर के बाद अब अनिका ब्लैक कैट के उस आउटफिट में को पहनकर अब मिरर के सामने जाती है और वो वहां पर मिरर के सामने खड़ी होकर अब अपना मास्क लगाने के बाद अब अनिका बाथरूम से होकर सीधा ही नीचे बेसमेंट में आ जाती है। बेसमेंट में आने के बाद अब अनिका अपनी माँ के द्वारा दी हुई उस गाड़ी को अब उसको इनविजिबल करके अपनी गाड़ी को चलाने लगती है। यहाँ निखिल भी अभी बेसमेंट में ही बने अपनी लैब में अब उस लैब में आ जाता है और अब वो एनी से कहता है, एनी तुम उस बैंड पर काम करो, मैं इस वॉइस चेंजर डिवाइस पर काम करता हूँ। यहाँ निखिल और एनी की मदद के लिए रोहित का क्लोन और जॉन ये दोनों भी थे। इसलिए अब इन चारों ने ही मिलकर यही सोचा था कि वो जितनी जल्दी से इस काम को पूरा करेंगे उतनी ही जल्दी से वो सभी इस केमिकल के एंटीडोट को बनाने में लग जाएंगे। वहां पर अपने रूम में बैठी हुई दूसरी तरफ भूमिका कुछ एयरपोर्ट से कुछ सुन रही थी और उसके हाथ में पेपर और पेन था, क्योंकि जो भी कुछ है वहां पर भूमिका सुन रही थी वो साथ के साथ उन्हें पेपर पर नोट कर रही थी। भूमिका को अनिका ने पहले ही उसका काम समझा दिया था कि उसे क्या करना है। अपने काम के हिसाब से ही भूमिका भी ये सोच रही थी कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी वो सभी अपनी प्लानिंग में ही लगे हुए थे। यहाँ पर आकाश गुलेरिया के रूम में कविनालिशा थी। आकाश ने अब कविनालिशा से कहा कि देखिए
चाहिए। मैं नहीं जानता था कि आखिर अंजलि मल्होत्रा को आपसे इतना लगाव क्यों है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आप मेरी हेल्प कर सकती हैं इसमें। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, आपको कैसी हेल्प चाहिए मिस्टर आकाश? आकाश अब एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहता है, क्या आप अंजलि मल्होत्रा को अपनी बातों में उलझा सकती हैं मेरे लिए? वो क्या है ना कि मुझे उनका फोन चाहिए। आकाश की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, आप जानते हैं ना कि आप किससे बात कर रहे हैं? हम यानी कि हम यहाँ की रानी हैं और आप हमसे ही ऐसी मदद कैसे मांग सकते हैं? भला मैं किसी का फोन चुराने में आपकी मदद क्यों करूंगी? आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर आकाश। एक तो आप ईगल का मास्क पहनकर हमें धोखा देने के लिए आ गए थे, और अब चलिए हमें ये बताइए कि आप वहां पर कैसे पहुंचे थे? आपके पास ये ईगल का मास्क कहां से आया था? कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया अपना एक हाथ अपने सिर पर मारते हुए अपने मन में ही सोचता है कि अच्छा फंस गया हूं मैं तो यहाँ पर। अपने ही ख्यालों से अब बाहर आते हुए अब आकाश ने कहा, अरे मैं ईगल का असिस्टेंट हूँ, वो नहीं आ पाए इसलिए मैं उनकी जगह पर आ गया था। और वैसे भी आपको तो इंपीरियल ग्रुप के रूल्स का पता ही होंगे ना कि कोई एक दूसरे की पहचान किसी को भी नहीं बताएगा। तो भला अब आप मुझसे यही क्यों पूछ रही हैं? आप खुद ही इंपीरियल ग्रुप के उन रूल्स को क्यों ब्रेक कर रही हैं? आप तो खुद रानी साहिबा है। अगर आप इतना ही रूल्स को फॉलो कर रही हैं तो प्लीज आप उनको फॉलो कीजिए। आकाश अब अपने मन में ही सोचता है कि मैंने तो यहाँ पर रानी आलिशा से उनकी हेल्प मांगी थी, लेकिन ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही बरस रही हैं। अब इनको मैं कैसे बताऊं कि मैं ही ईगल हूँ? इसलिए अब आकाश से अब कहता है कि आपको तो सभी जानते हैं क्योंकि आप उस ग्रुप की परमानेंट मेंबर हैं। आकाश की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मिसिज अंजलि मल्होत्रा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो तुम कह रहे हो। और वैसे भी आपको उनके फोन से क्या काम है? कविन आलिशा की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है, ठीक है फिर, ठीक है, मर्जी है आपकी, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे तो मुझे उसके लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे भी किसी के पर्सनल फोन को उठाने की, उसकी डिटेल्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ही मैं इसमें आपकी हेल्प मांग रहा था। लेकिन एज यू विश, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो थोड़ा पर्सनल है, और ये मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल है और इम्पोर्टेंट भी है। शायद उनके फ़ोन में हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी हेल्प कर दे। इस बात को जानने में आखिर हमें किडनैप करने वाला या वाली कौन है? आकाश की अब एकदम से ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं? क्या जिसने हमें किडनैप किया है, क्या उसका अंजलि मल्होत्रा के साथ कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि जिस तरह से आकाश ने उसे ये कहा था कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो इससे हमें शायद हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें यहाँ किडनैप करने वाला आदमी कौन था। ले अब ये बात कहीं ना कहीं कविन आलिशा के दिमाग में अब कहीं स्टक सी कर गई थी। इसलिए अब कविन आलिशा कहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे उनकी प्राइवेसी पर इस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि डन। ये कहते हुए ही अब आकाश गुलेरिया उन्हें एक थम्स अप का इशारा कर देता है, और फिर वो दोनों ही आकाश गुलेरिया के रूम से बाहर निकलकर अब अंजलि मामी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। और फिर वो दोनों अब एक साथ ही उनके रूम के अंदर जाते हैं कि इस वक्त जाकर देखते हैं कि इस वक्त अंजलि मामी क्या कर रही है, क्योंकि उसके रूम में जाने से पहले वो ये कंफर्म कर लेना चाहते थे कि कहीं अंजलि मामी कुछ ऐसा ना कर रही हो जिसके वजह से उन्हें अभी रूम में नहीं जाना चाहिए। आकाश गुलेरिया और आलिशा अब ये देख ही रहे थे कि तभी दोनों के ही कानों में अब आवाज आती है कि रानी साहिबा, आकाश, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अब एकदम से ये आवाज सुनते ही आकाश और आलिशा दोनों ही एकदम से ही चौंक कर अपने पीछे देखते हैं, तो यहाँ पर यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मयूर गुलेरिया की ही थी, क्योंकि मयूर गुलेरिया ने यहाँ पर कविन आलिशा और आकाश गुलेरिया दोनों को अंजलि मामी के कमरे में ऐसे जागते हुए देख लिया था। आकाश अब मयूर को वहां देखकर अब उसे घूर घूर कर देखने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इससे पहले कि मयूर और कोई भी आवाज करता तभी आकाश ने जल्दी से अपने हाथ से उसके मुंह को ही दबा दिया, ताकि वो अब यहाँ पर इससे कुछ भी ना बोल पाए, और उसे वहां पर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहा।
आकाश के इस रिएक्शन से मयूर गुलेरिया भी समझ गया था कि यहाँ पर शायद आकाश कुछ करने वाला है, इसलिए अब वो भी हाँ में अपना सिर हिला देता है कि अब मेरे मुंह को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और फिर वो तीनों ही अब अंजलि मामी के रूम में झांक कर अब देखने लगते हैं कि तभी अब आकाश की नज़र अंजलि मामी के फ़ोन पर जाती है। तो वो तीनों अब देखते हैं कि अंजलि मामी अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही थी। कुछ ही देर की टाइपिंग के बाद वो अब अपना फ़ोन साइड में रख देती हैं। आकाश अब कविनालिशा से कहता है कि अब पहले आप जाइए और उन्हें अपनी बातों में उलझा दीजिए, बाकी का काम मैं और मयूर अच्छी तरह से कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे अंजलि मल्होत्रा को किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही अब कविनालिशा भी कहती है कि ठीक है, और फिर वो भी अंजलि मामी के रूम में के अंदर चली जाती है।